हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएमटी। तो दोस्तों आज फाइनली मैं क्वेश्चन पैरामेडिकल का लेकर आ गया हूँ, जैसा कि थंबनेल में देखे हैं। तो चलिए हम आज चालू करते हैं पैरामेडिकल के जो 2022 में आप लोगों को पूछा गया था पैरामेडिकल में, उसी को हम लेकर आए हैं। लिखा हुआ है पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 बल्कि 2023 में आप लोग दीजिएगा, लेकिन हम लोग PY की क्वेश्चन है ना, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और उससे पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा था 2022 में। तो नेक्स्ट उसी क्वेश्चन पर, मतलब कि वैसा ही टाइप का आधारित क्वेश्चन 2023 में ही डालेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं 2022 के जो पूछा गया था क्वेश्चन उसमें चलते हैं। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है, उसको हम पूरा डिस्कशन करेंगे आपको साथ, बस बने रहिए इसमें। चलिए आगे चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में, जो समान विज्ञान से। ठीक है, किससे है? समान विज्ञान, जनरल साइंस से है। तो आइए साइंस से सबसे पहले करते हैं। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि बोल रहा है कि सूची 1 में सम्मिलित ध्वनि का प्रत्येक गुण सूची 2 की माने मिलान करना है। समझें, राशि पर प्राथमिकता निर्भर करता है। सही उत्तर का चयन सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करना है कूट के अनुसार। ठीक है, ऐसा मतलब कि इसका ऐसा ही मात्रक यानी किस में मापते हैं वो हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। तो ये में लिखा हुआ प्रबलता, 2 में है तरंग, फिर C में है गुणता। इसका सूची 2 में दे दिया क्या, तरंग रूप, 2 में है आवृत्ति और 3 में है तीव्रता। इसका राइट आंसर चूज करना है। तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो हम सबसे पहले ऊपर मिलान करते हैं। देखिए, आइए मिलान करते हैं। देखिए ऊपर मिलान करेंगे। देखिए प्रबलता का क्या होता है, प्रबलता का होता है तीव्रता, है ना, तीव्रता समाप्त है। तरत्व क्या होता है, तो यह फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। और गुणता क्या होता है, तरंग रूप होता है। यानी ऑप्शन यानी ए वाला हो जाएगा, यह सही हो जाएगा मिलान। अर्थात एक का क्या हो गया 3, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 1। मतलब लगातार कहा जाए तो 3 2 1 है ना। आइए देखते हैं कहाँ मिलेगा, तो बी नंबर में मिल रहा है 3 2 1 है ना, 3 2 1 इसी में है ना, 3 2 1, तो सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि जब अभिलंबवत चलने वाली दो ज्यावक्रीय तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो लिसाजु चित्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, व्यतिकरण नहीं होता है, विस्पंदन नहीं होता है, अग्रगामी तरंगे नहीं, बल्कि लिसाजु मित्र चित्र होता है। जो कुछ ऐसा क्वेश्चन डालेगा जैसा लगेगा कि हम तो ऐसा क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। तो आप लोग को यहाँ से आपको पढ़ने के बाद कहीं भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और 100% सरकारी कॉलेज की मिलने की गारंटी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रदर्शित परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका मान पूछा, किसका, रेजिस्टेंस का। सीधा देख रहे हैं ना, ऐसा कोई बात नहीं कि सीधा ही जोड़ दें हो जाएगा, नहीं। चलिए आप लोग पढ़े होंगे 12th में या 10th में, तो बहुत अच्छा की बात है। ये हो गया, यहाँ आप कोई मान लीजिए पॉइंट बी, इसको मान लीजिए सी, यहाँ मान लीजिए डी। तो आइए क्या है, तो ए से बी एक है, यानी ए से बी जोड़ देते हैं, ए से बी एक ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, ए से बी। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी से सी, और बी और जो सी है, बी और डी है, बी डी जो है एक ही बिंदु पर है, तो बी और डी लिख दीजिए यहाँ। और कौन है, तो और फिर ए और, यहाँ देखिए ए और सी, तो ए और सी लिख दीजिए। तब ए और सी, सी है ना, एक मिनट इसको बैक करते हैं। ए और सी एक ही बिंदु पर है, यानी ये दोनों शॉर्ट है। देखिए ए और सी शॉर्ट है और बी और डी शॉर्ट है, तो हम बी और डी को एक जगह कर दिए और सी ए को एक साथ कर दिए, तो सी से डी है ना। देखिए सी से डी नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ से देखिए बी से डी है, तो बी से डी निकालें, हो गया। बी से डी शॉर्ट था, हाँ, यानी बी से डी शॉर्ट हो गया, यहाँ से ए पर डी हो गया। देखिए डी से बी से, देखिए बी से डी है और ए से सी शॉर्ट है, तो यहाँ से यहाँ करेंगे और बी से, बी लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ और मान लीजिए, ई मान लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ कहाँ से, तो डी से ई, तो डी यहाँ है और ई यहाँ मान लीजिए। ठीक है, मतलब तीनों जो रेजिस्टेंस हुआ क्या किस में हो गया, तो पैरेलल में। देखिए यहाँ तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल में। अब ये रेजिस्टेंस का जो मान है 9 है, तीनों का 9 है, फिर 9 है, फिर 9, मैंने R1 R2 R3 तीनों का मान 9 है। तो हम जानते हैं कि जब सीरीज में रहता है तो R बाई जितना नंबर होता है R बाई एन के बराबर, R बाई एन के बराबर। R जो है रेजिस्टेंस का मान होता है 9 है, और एन मैंने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना, तो 3 है। 3 है ना, 1 2 3, तीनों पैरेलल में हो गया। अब काट दीजिए तो मान आएगा 3 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 3 ओम के बराबर। तो कहाँ ऑप्शन है,
तो ऑप्शन नंबर डी में है वो है 3 ओम। ठीक है, अकबका के बनाइएगा तो गलती हो जाएगा, सही समझ के बनाइए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि स्पेक्ट्री रेखाओं की मोटाई का एक कारण है। ए में है डॉपलर प्रभाव, बी में है वर्ण विक्षेपण, सी में है परावर्तन और डी में है अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। क्या स्पेक्ट्रम रेखाओं की मोटाई का जो कारण हो सकता है वह डॉपलर प्रभाव हो सकता है। देखिए अभी हम आप लोग और क्या है कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोग को करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे हम आप लोगों को पहले आप लोग को देख लेना जरूरी है कि कैसा कैसा क्वेश्चन 2022 में डाला था, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन 2023 में डालेगा। और हम प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज आप लोग को हम प्रत्येक चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन हम MCQ क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन जैसा जितना संभव हो सके हम आप लोगों को करवाएंगे, किस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि लोहे पर जंग लगने की घटना उत्प्रेरित होती है किसके कारण। ऑप्शन ए है Fe के द्वारा, बी में है O2 के द्वारा, सी में है H+ के द्वारा, डी में है Zn के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी के कारण क्या होता है लोहे पर जंग लगने की घटना का उत्प्रेरित होता है H+ के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है Cp और Cv है ना, Cp और Cv क्रमशः स्थिर दाब और आयतन पर प्रति इकाई द्रव्यमान में ऑक्सीजन की प्रविष्ट ऊष्मा को निरूपित करते हैं। तब एक फॉर्मूला होता है कि Cp माइनस, ठीक है याद रखिएगा, Cp शायद 12th में पढ़े होंगे, Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R/m के बराबर होता है। ठीक है, इसी से करेंगे तो क्या हो जाए लगभग जो होता है एक और आगे चलेंगे तो R/m का मान जो होता है 16 ऑक्सीजन का है ना, और 8 पर है 8 दूनी, इसका द्रव्यमान संख्या क्या इकाई द्रव्यमान 16 है, यानी क्या हो जाएगा कि R/16 हो जाएगा है ना, इसी को लिख रहे हैं यहाँ R/16 हो जाएगा O2 के लिए, इसके लिए O2 के लिए है ना। इसका द्रव्यमान 16, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या क्या होता है 16 के बराबर है ना, 16 के बराबर, यानी R/16 हो जाएगा। यहाँ पास देखिए कहाँ पास ऑप्शन मिल रहा है आपका, छठा का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो देखिए नीचे होगा, यानी कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R/16 है ना, किसका ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक रॉकेट 200 मीटर प्रति सेकेंड से की गति से प्रति सेकेंड 50 ग्राम गैसों को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रॉकेट पर त्वरण बल क्या हो जाएगा, त्वरण बल का मान पूछा। अब देखिए क्या क्या दिया, रॉकेट का मीटर प्रति सेकेंड एक्सेलरेशन होता है, त्वरण उसको बोलते हैं ए, मान लीजिए ए से शुरू करते हैं 200 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, कि गति से प्रति सेकेंड इतना ग्राम यानी एम का मान, मास का मान है ना, द्रव्यमान दिया हुआ 50 ग्राम, गैसों को बाहर निकाला जाता है, तो रॉकेट पर त्वरण बल क्या होगा, यानी एफ का फॉर्मूला, एफ का मान पूछा है, तो एफ बराबर हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एफ बराबर ए में होता है। अब कुछ नहीं, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम का मान कितना आया 50, और ए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का एफ बराबर एम में होता है ना, ए जो हो गया यहाँ कितना है एफ एम में, यहाँ छोटा या बड़ा, चलिए एक्सेलरेशन का मान 200 है। अब फाइनली कितना आ गया, तो 5 दूनी 10, 10 पर कितना जीरो, तो 3 जीरो है ना, 3 जीरो कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई ग्राम बोला है ना, जो केजी में कर सकते हैं है ना, बल क्योंकि बल का ऐसा मात्रा न्यूटन में होता है, न्यूटन केजी में होता है, तो केजी से करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्योंकि 50 जो है ग्राम में है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा, जो फाइनली जो आएगा एफ का मान वो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, कितना 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7वां नंबर ऑप्शन में कहाँ कहाँ जो है 10 है, तो 10 है कहाँ देखिए, तो सी नंबर में है, कहाँ सी नंबर में है 10 डाइन न्यूटन, सॉरी न्यूटन ना, हाँ 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए दो पिंड से, ठीक है बढ़ रहा है, दो पिंड आपस में टकराते हैं, अच्छा, और विपरीत दिशाओं में दूर चले जाते हैं, और पिंडों के तापमान में कुछ वृद्धि होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का एक भाग में परिवर्तित हो जाता है जब टकराता है तब, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा का एक भाग किस में परिवर्तित हो जाता है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो उष्मीय ऊर्जा में, किसमें, टकराने के बाद उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, तो एक भाग क्या होता है कि गतिज ऊर्जा का जो पहला एक भाग होता है वह उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कीटभक्षी पौधे प्रायः उस भूमि में उगते हैं, कौन सा पौधे, तो कीटभक्षी पौधे उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होती है, किसकी कमी होने के कारण कीटभक्षी पौधे उगते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की कमी के, है ना, नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी पौधे
उगते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, फर्न स्त्रीधानी की ग्रीवा में प्रवेश करते समय शुक्राणु प्रदर्शित करते हैं, शुक्राणु प्रदर्शित करते हैं कैसा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन अनुचलन। क्या कैसा, तो रसायन अनुचलन, ठीक है। मतलब फर्न स्त्रीधानी की ग्रीवा में प्रवेश करते समय शुक्राणु प्रदर्शित कैसा करते हैं, तो रसायन अनुचलन के जैसा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ट्रिटिकम वल्गियर का अद्यतन विकास हुआ है किस रूप में। ऑप्शन ए है द्विगुणित के रूप में, सी में है चतुर्गुणित के रूप में, बी में सी में है पंचगुणित के रूप में, और डी में है अष्टगुणित के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टगुणित के रूप में, ठीक है। ट्रिटिकम वल्गियर का अद्यतन विकास हुआ है किसके, अष्टगुणित षटगुणित के रूप में, ठीक है। षट मतलब 6 गुणित के रूप में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 11 हो गया। 12 नंबर में देखिए, हम आप लोग को लगभग हम 2010 से, है ना, 2010 से 2022 तक जितना भी क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर है हम आप लोगों को करवा देंगे, और आप लोगों को सेट बाय सेट भी आपका लगभग हम 50 सेट से जितना संभव हो सके 50 लगभग 50 से अधिक कराएंगे, सेट करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, है ना। ये ना कि 10 मिनट के लिए हो गया, कोई आवश्यकता मतलब 10 मिनट के बनाए वीडियो, पता चला कि 5 क्वेश्चन डालें, कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों को सेट बाय सेट और प्रीवियस ईयर को सही से आप लोगों को करा दिया जाएगा, किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो बचेगा चैप्टर बाई चैप्टर भी आप लोग को हम जितना हो सके संभव आप लोग को हम दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 11 हो गया। 12 नंबर में 12 बोले, दो भिन्न आवासों के राज्य क्षेत्रों के संधि स्थान पर जैव विविधता की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है बॉटल नेक प्रभाव, ए में है, बी में है एज प्रभाव, सी में है संधि स्थान प्रभाव, डी में है पाश्चर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज प्रभाव बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देख रहे हैं, मतलब कुछ अल्टर क्वेश्चन पूछता है, जैसा लग रहा है कि हम लोग पढ़े हुए नहीं किए हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी डालता है। और हम लोग को देखिए 90 क्वेश्चन पूछता है, जरूरी नहीं है कि हम 90 क्वेश्चन मार कर ही आएँ, ठीक है। ऐसा 2-4-10 को छोड़ सकते हैं, उसमें भी आपका रिजल्ट बन जाएगा खूब आसान से। चलिए आइए चलते हैं 13 नंबर में, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, तो होगा CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, CO2 के कारण, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को क्या करने के लिए समाप्त करता है, कौन समाप्त करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैली जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी के धुआं से छूटता है उस विषय, या तो फैक्ट्री के जो धुआं निकलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड ही छूटती है। इसकी विषैली प्रकृति को समाप्त करता है, कौन समाप्त करता है। ऑप्शन ए है कार्बोनडम, बी में है कार्बोजन, सी में है कार्बोनिक अम्ल, और डी में है शुद्ध ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोजन। कार्बोजन जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को क्या करता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, गंदे पानी के शोधन में फिटकिरी का कार्य क्या होता है। मतलब गंदा पानी है तो फिटकिरी को डालने से उसका फिटकिरी का जो कार्य होता है क्या होता है। ऑप्शन ए है अवशोषण, बी में है अधिशोषण, सी में है अपोहन, डी में है स्कंदन। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, स्कंदन हो जाता है। मतलब कि पानी जो है कचरा वाला वो अंदर बैठ जाता है और साफ पानी ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसको फिर से क्या करिए, छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्न में से किस प्रकार की धातु सक्रिय उत्प्रेरक, क्या बोला, सक्रिय उत्प्रेरक होती है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, देखिए सक्रिय हो तो होगा संक्रामक धातु। क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की धातु जो सक्रिय उत्प्रेरक हो, सक्रिय है ना, एक्टिव उत्प्रेरक होते हैं, एक्टिव कैटलिस्ट होता है कैसा, किस प्रकार के, तो संक्रमण धातु के, है ना, संक्रमण धातु के, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे अस्थायी संरूपण कौन सा, अस्थायी किसका, नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे अस्थायी संरूपण कौन सा है। अस्थायी बोल रहा है तो हो जाएगा स्टैंडर्ड या सांतरित संरूपण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, स्टैगर्ड या सांतरित संरूपण जो है नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे अस्थायी संरूपण है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, बोल रहा है कि एक कोसा अंगक जिसमें अपवाद रूप में जल अपघटनीय एंजाइम की अधिकता होती है वह किस में होती है। तो ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी में है अंतःप्रद्रवी जालिका,
सी में है लाइसोसोम, डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ठीक, इसमें लाइसोसोम में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 में बोला मुक्ता उत्पादक जंतु है, मुक्ता उत्पादक जंतु किसका है? एनालिडा संघ का। ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोडा संघ का, सी में है मोलस्का संघ का, डी में है एकाइनोडर्मेटा संघ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोलस्का संघ का है। किसका? मोलस्का संघ का जंतु एक जो है वह है मुक्ता उत्पादक जो जंतु है वह मोलस्का संघ का है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्न में से कौन सी अवधारणा रंध्र के बंद होने का आधुनिकतम वर्णन करते हैं? क्या रंध्र का है ना, रंध्र कहाँ होता है? तो पेड़ पौधे के पत्तियां में होती है, उसका बंद होने का आधुनिकतम वर्णन करती है। कौन करती है? ऑप्शन ए है एबीएवाद, बी में है मूंछवाद, सी में है स्टार्च ग्लूकोजवाद और डी में है सक्रिय के प्लस स्थानांतरणवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला कि सक्रिय पोटेशियम प्लस स्थानांतरणवाद जो है वह क्या कहता है? रंध्र के बंद होने का आधुनिकतम वर्णन करती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला अनुनाद की क्षीणता पर अवमंदन का प्रभाव है, कैसा प्रभाव है? ऑप्शन ए कोई नहीं, बी पहले ही लिख दिया कोई नहीं, बी है अधिक अवमंदन तीक्ष्ण अनुनाद, सी में है कम अवमंदन तीक्ष्ण अनुनाद और डी में है कम अवमंदन कम तीक्ष्ण अनुनाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कम अवमंदन और तीक्ष्ण अनुनाद होता है, ठीक है। कैसा? कम अवमंदन और तीक्ष्ण अनुनाद। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में एक परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। क्या बोला? एक परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र सदिश ई, वैद्युत विस्थापन डी तथा ध्रुवण सदिश पी में संबंध क्या हो जाएगा? इसका संबंध बताना है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि कैपिटल डी यानी कि विस्थापन सदिश इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई प्लस पी के बराबर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएन जंक्शन पर 0.5 वोल्ट का संभावित अवरोध मौजूद है, ठीक है। यदि अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई, किसका? अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई 2 × 10⁻⁻7 मीटर है, तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य किसका पूछ रहा है? तो विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य पूछ रहा है, मतलब उसका पावर शक्ति पूछ रहा है। चलिए इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं है करना, बस थोड़ा सा फॉर्मूला है उसी को बैठाइए, डायरेक्टली आंसर लाइए। तो हम एक जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है, देखिए E इज इक्वल टू होता है V/D, है ना, V/ वोल्ट बाय डिस्टेंस यानी चौड़ाई उसको कह सकते हैं। तो बैठा दीजिए, V का मान दिया हुआ कितना? 0.5 है ना, यहाँ देखिए 0.5 और D का मान दिया हुआ है कि 2 × 10⁻⁻7 होगा, ठीक है। इसको फाइनली जो काट पीट के आएगा यानी कितना आएगा? 5, 10 नीचे आ जाएगा, 2 × 5 = 10 यानी कि आएगा लगभग 2.5 × 10 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में, है ना, यानी 10⁻6 वोल्ट पर मीटर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 2.5 × 10⁻6 वोल्ट मीटर कहाँ है? ऑप्शन में देखिए 2.5 × 10⁻6 2.5 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही में है, ठीक है। तो सही हो गया ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोला निम्न में कौन एक मूल एसआई मात्रक नहीं है? कौन जो है मूल एसआई मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन ए है एम्पियर, बी में है कैंडिला, सी है न्यूटन और डी है केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन जो है वह एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 बोल रहा है एक अतिचालक पदार्थ होता है, एक अतिचालक पदार्थ कैसा होता है? ऑप्शन ए है लौ चुंबकीय, अतिचालक बोल रहा है ना, बी में है लौ विद्युतीय, सी में है प्रतिचुंबकीय और डी है अनुचुंबकीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिचालक प्रतिचुंबकीय हो जाता है ना, प्रतिचुंबकीय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। अब यहाँ से मैथ आ जाए, क्या आ जाएगा? मैथ में आ जाएगा। तो मैथ को भी हम लोग सोल्यूशन सही से करेंगे। ऊपर क्या था? सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस। साइंस में हम लोग देखें थोड़ा ऐसा नहीं है कि 10th और 12th से बल्कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड जोड़ दिया है ना, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग लगभग 50 सेट मारिएगा और 2010 से 2022 तक आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन कर लीजिएगा, तो आप लोग को उतना से कहीं ज़्यादा नहीं पूछेगा और प्लस चैप्टर वाइज हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे गणित में सोल्यूशन करते हैं। चलिए
पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक टावर के आधार पाद से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हम इसका क्या करेंगे, फिगर को बनाते चलेंगे टावर के आधार से। तो एक मान लीजिए टावर है, यहाँ क्या है, देखिए एक टावर है, ठीक है। यहाँ से आधार से बोला उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री बोल रहा है। इसको मान लेते कितना, एक नीचे कोई सतह बना लीजिए। अब इसका कितना मान बोला, तो 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। और क्या क्या है, इमारत के, अच्छा कोण 30 डिग्री, और इमारत के आधार से एक क्या है, एक इमारत है। चलिए एक इमारत मान लीजिए, 1 मिनट, सही से फिगर बन जाएगा तो बनाने में आसान हो जाए, है ना। ये क्या है, इमारत मान लीजिए, क्या है, इमारत, ठीक है। आगे चलिए, और ये क्या है, तो इसको मान लीजिए ये कुछ है बोला है टावर, क्या है, सॉरी 1 मिनट, सही से लिख देते हैं टावर को। चलिए हटाइए, टावर को टी से लिख दीजिए, ठीक है, अब आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ भी, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और कुछ एक और बोल रहा है। तो 30 डिग्री है। इमारत के आधार पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। अब यहाँ से टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री, कितना है, तो 60 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है, तो इमारत की ऊंचाई, मतलब इमारत, इसका ऊंचाई, इसका हम लोग से क्या पूछा, ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, उसी तरह से है। तो आइए चले इसको हम सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आइए कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया हुआ क्या, ऊंचाई, टावर की ऊंचाई 50, तो इसको 50 लिख दीजिए। इसका मान कितना है, 50 कुछ में मीटर में है, ठीक है। और कुछ दिया है, तो और तो नहीं लग रहा है, नहीं दिया है। तो चलिए इसी से हम लोग निकालेंगे। पहले चलेंगे बड़का में, ए वाला में चलेंगे, ठीक है, मतलब ए बी सी में, ठीक है। सबसे पहले किस में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। तो हम चलिए आइए चलते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी में चलेंगे तो क्या आएगा, सो देख लीजिए कि tan लेंगे, tan 60 है, क्या tan 60 का कहाँ से आ गया यार, 1 मिनट यार, कहाँ से आ जाता बार बार। तो आइए दोस्तों, तो हम चलते हैं मैथ गणित के पहला नंबर क्वेश्चन में, जो 26वां नंबर पर बोल रहे एक टावर के आधार पाद से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। अच्छा ठीक है। और इमारत के आधार पाद से टावर के, अच्छा इमारत और टावर दो है ना, टावर से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। चलिए बोल रहा है, तो सबसे पहले टावर की ऊंचाई कितना बोला, 50 मीटर। इसको क्या मानते हैं, कितना मान लेते हैं, ये 50 मीटर के है, ठीक है। एक इमारत भी बोल रहा है, तो मतलब एक इमारत, एक सतह बना लीजिए, एक इमारत का भी फिगर ले लीजिए। क्या है ये, क्या है, इमारत है, क्या है, इमारत, ठीक है, इमारत है, ये टावर है, टावर को टी लिख लीजिए। अब क्या कर रहा है कि टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का जो एंगल है वो 60 डिग्री, ठीक है। और इमारत के शीर्ष से टावर का जो पाद है कितना डिग्री के पर है, तो 30 डिग्री पर, ठीक है, समझ गए। तो अब हम इसी को किसी मान लीजिए कि इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, तो बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है हम लोग को, तो इमारत की ऊंचाई, किसका, इमारत की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को बोला है, किसका, इमारत की। तो आइए आई का मान, मतलब इमारत को मान लेते हैं, क्या मान लें, एक्स मान लीजिए, या तो रह दीजिए, सी डी ए रहने दीजिए ना, है ना। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, तो 60 इसमें चलते हैं, इस वाला में, ठीक है। तो क्या होगा, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले tan 60 में चलेंगे, बड़ा वाला में, tan 60 यानी tan इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या होता है, टी माने टावर, यानी टावर यहाँ देखिए, यानी ए बी क्या क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी का मान कितना है, तो 50 है, तो 50 लिख दीजिए, ठीक है। लंब बटा आधार, आधार का मान क्या होगा, तो आधार क्या है, बी सी है, तो हम बी सी लिख लेंगे, ठीक है। अब tan 60 का मान सभी का पता होगा, क्या है, तो √3 के बराबर होता है। tan 60 का मान जो होता है √3 के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, 50 बटा बी सी लिख देंगे, ठीक है। अब बी सी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू होगा 50 बटा √3 हो जाएगा। माने बी सी का मान, इसका जो मान आया 50 बटा √3 के बराबर आया है, ठीक है।
अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब किस में चलेंगे, तो tan 30 में चलेंगे, ठीक है। ये इसका मान आ गया ना, आप थोड़ा सा बैक कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसको थोड़ा हटाते हैं, मिटा देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत ना है। 1 मिनट, यहाँ से बैक कर देते हैं, रुक जाइए। तो मतलब BC का मेरा मान आ गया, तो BC का मान आप लोग याद रखिए। BC का मान कितना आया था, तो 1 मिनट, यानी BC का मान आया था 50/√3 आया था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि tan 60 में चले थे, tan किस में 60 में चले गए थे, तो अब हम चलेंगे tan 30 में। क्या चलेंगे, tan 30 में चलेंगे। tan 30 में चलेंगे तो क्या होगा, फिर लंब बटा था, तो इसके अनुसार लंब कौन होगा, इधर वाला इमारत का क्या मान लीजिए, कुछ नहीं मान लीजिए, CD रहने दीजिए, क्या CD रहने दीजिए, है ना। लंब बटा आधार, आधार का मान कितना, नीचे वही BC हो जाएगा, तो BC का मान क्या है, 50/√3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि tan जो 30 का मान होता है, tan 30 का मान सभी को पता है कि 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बताते हैं। ऊपर हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा, √3 बाई नीचे इंटू CD भी है ना, CD को x मान लीजिए और नीचे 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, CD रहने दीजिए, CD को x माने है ना, तो CD को x, यानी CD को x माने, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3, है ना। 3 कैसा आया, तो √3 और √3 जो इंटू होके √3 का जो वर्गमूल होगा वो 3 के बराबर होगा, यानी CD का जो मान आया 50/3 आ गया। इसको क्या करते हैं, CD क्या है, CD इमारत की ऊंचाई है, तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16×3=48, यानी 16.2/3 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना, 16.2/3। देखिए कहाँ दिया हुआ 16.2/3, तो आइए पूरा मिटाते हैं, तो दिया हुआ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और आइए 16.2/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो 16.3 है, ठीक है। सही आंसर ए हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए मैथ है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, है ना। चलिए 27 नंबर देखिए कि 1 - sin A इंटू सेके प्लस tan A का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्यों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, 0 है, 1 है, sin A है, cos A है। मतलब कि चाहे तो 0 या 1 होगा, या तो sin A cos A होगा। तो मतलब sin cos में कोशिश कीजिए बदलने के लिए, तो sec है इसको बदल दीजिए, tan है उसको बदल दीजिए, तो हम क्या हो जाएगा कि sec, 1 मिनट, हाँ, sec A इंटू 1 - sin A, ठीक है। और क्या करें, बोले कि sec A को बदल दीजिए और tan A को बदल दीजिए, तो sec A को बदल दीजिए, क्या हो जाएगा कि sec A को बदलेंगे तो 1/cos A में कर दीजिए, ठीक है। और किसको बदलें, तो tan A के, तो प्लस sin A/cos, है ना, sin A/cos A, यानी tan A के बराबर होता है ना। इस तरह से कर दिए। अब आगे करते हैं, क्या होगा, फिर से वही कि sec A को बदल दीजिए, क्या हो जाए, sec A को बदलेंगे तो 1/cos के बराबर होता है, सभी को पता है ना, cos A के बराबर, ठीक है। अब आगे 1 - sin A, sin को ही बदल, sin को रहने दीजिए क्योंकि sin cos ऑप्शन दिया है, तो 1 - sin A लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, सो देखिए 1/cos A और 1 + sin A/cos A, क्या करना है कि नीचे एलसीएम ले लीजिए, cos A का एलसीएम ले लेंगे, cos A का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, cos को खत्म हो गया तो 1 + sin A बच जाएगा, 1 + sin A बच जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, तो 1/cos A ही हो गया, 1/cos A हो गया। अब आगे देखिए, अब इंटू 1 - sin A और 1 + sin A, 1 - sin A, 1 + sin A जो होता है कि वो यानी A² - B², तो A² यानी 1 के स्क्वायर माइनस B यानी sin के स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर A हो गया। और नीचे क्या है, cos A, तो क्या cos A लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 1 - sin स्क्वायर A बराबर जो होता है वो cos स्क्वायर A के बराबर होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। किसका, cos स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर A जो होता है cos स्क्वायर A के बराबर होता है, ठीक है। 1 क्या आ गया, तो 1/cos A इंटू 1 - sin स्क्वायर क्या हो गया, इसका मान, 1 मिनट, इसका मान क्या हो गया, तो cos स्क्वायर A के बराबर हो गया। अब भाई नीचे कितना है, तो cos A है, तो cos A लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, तो cos स्क्वायर A है, नीचे क्या है, एगो ई cos A है, एगो ई cos A है, दोनों है cos A, और ऊपर है cos स्क्वायर A, तो cos A इंटू cos स्क्वायर A, और ऊपर भी cos स्क्वायर A है, तो ये स्क्वायर है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो इसका जो मान आया
1 के बराबर हो गया। ठीक है, किसका मान कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो देखिए कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1 वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि माध्य, माध्यिका तथा बहुलक संपाति एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं। कैसे होते हैं एक ही स्थान पर? लिखा ऑप्शन ए में धनात्मक विषम झुके वक्र में, बी में है ऋणात्मक विषम झुके वक्र में, सी में है समान परिक्ता वक्र में, और डी में है तुगकक कुदी वक्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समान परिक्ता वक्र में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसा संपाति होती है, तो समान परिक्ता वक्र में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 29 में बोल रहा है कि 10 प्रेरणों को पढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया गया। अच्छा, इस तरह के 29, 32, 48, 50, 100, x+2 और 52, 72, 78, 84, 95, यानी एन का मान कितना है, 10 बोला है ना। यानी एन का मान देखिए यहीं पर थोड़ा लिख देते हैं कि एन का मान जो है वह 10 के बराबर है। कितना, तो 10 है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि माध्यिका इज इक्वल टू होता है क्या, माध्यिका, ठीक है, मीडियन, ठीक है, मीडियन है, मीडियन इज इक्वल टू होता है क्या कि n/2, जब ओड इवन रहता है, एन का मान क्या, माने कि नंबर ऑफ संख्या जो होता है, संख्या का जो नंबर रहता है जब इवन के बराबर होता है तो फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला होता है क्या कि n/2 इंटू n+1/2, माने n/2 टर्म और क्या प्लस n/2 + 1 n+1/2 टर्म। मतलब कि जब इवन रहता है तब माध्यिका का फॉर्मूला बैठता है, और जब ओड रहता है तो कुछ नहीं, जब ओड मान लीजिए n का मान 11 आ गया तो ओड तब फॉर्मूला जो होता है मीडियन का, माध्यिका का, वो n/2 टर्म होता है, 2वां टर्म होता है ना, कि वही आंसर हो गया 2वां टर्म। n मान ई में जितना टर्म मान 5 आया तो 5वां जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 100 हो गया, उस तरह से होता है। ठीक है, समझे? उसी तरह से हम आगे निकालेंगे। जब n का मान क्या है, इवन है, तो इवन है तो फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 टर्म प्लस n/2 + 1वां टर्म अब /2 के बराबर होता है। चलिए इस तरह से आगे चलते हैं तो क्या होगा, सो देखिए आगे n/2, n का मान 10 आया है तो 10 का आधा करेंगे तो 5, 5वां टर्म और प्लस 5 नहीं 5वां टर्म, 5वां वहाँ लिख देते हैं 5वां टर्म, और n/2 + 1 तो 5 और प्लस 1 6वां टर्म, क्या 5वां टर्म और 6वां टर्म का प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए 5वां टर्म कौन है और 6ठा टर्म कौन है, तो 5वां देखिए गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5वां टर्म क्या हो गया, x हो गया, और 6ठा x+2 हो गया। तो क्या करना है, इसको दोनों को ऐड करिए और 2 से क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और माध्यिका का मान दिया हुआ है 63 है। ठीक है, मतलब कि x को x+2 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना, याद रखिएगा। इसको पूरा काटते हैं, समझे? यानी मीडियन बराबर माध्यिका बराबर क्या होगा, क्या बोले कि x को जोड़ना है, x+2 को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए x और प्लस x+2, अब क्या कर रहे थे बोले थे, तो 2 से डिवाइड कर देना है। अब माध्यिका का मान दिया हुआ है कितना, 63, मतलब 63 दिया हुआ है। कितना, 63 इज इक्वल टू क्या, x + x+2, यानी x क्या हो गया 2x है ना, 2x + 2/2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, अब कुछ नहीं कीजिए, 2x + 2 है ना, देखिए इसको 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा अंदर, तो x + 1 बचेगा, यही बचेगा ना जी, हाँ, अब बटा 2 है, अब 2 से 2 इसको घर पहुंचा दीजिए, है ना, क्या बच गया, तो x + 1 बच गया। अब क्या करना है, मतलब x का मान हमको फाइंड करने के लिए बोला था, है ना, आ गया। तो x बराबर क्या होगा, इस 63 है तो लिख दीजिए, ये क्या है, प्लस में 1 है तो उधर जाएगा, मतलब इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो क्या चला जाएगा, वो माइनस में, तो x + 1 प्लस में ही जाएगा माइनस में, तो x = 63, x = क्या हो जाएगा, 63 में से एक जाएगा तो 62 यानी 62 आ जाएगा। x जो है उसी का मान हमको पूछा है, तो 62 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो 62 है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? चलिए नहीं हुआ होगा, उसे उम्मीद करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर कि 0 से 50 के बीच की 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल हमको बोला है, क्या योगफल बोल रहा है, सम बोल रहा है, कहाँ से, 0 से 50 के बीच के विषम संख्या का बोल रहा है, ना कि सब का बोल रहा है। ठीक है, तो विषम संख्या निकालेंगे कैसा, किसको बोलते हैं, सबसे पहला 0 और 1 के 50 के बीच, तो पहला विषम संख्या, पहला
प्रथम विषम संख्या कौन हो जाएगा? चलिए आगे देखिए, पहला विषम संख्या 1 और अंतिम विषम संख्या कौन हो जाएगा? तो 49 हो जाए, है ना। 0 और 50 के बीच एक क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 1 और अंतिम हो जाएगा 49 हो गया। अब इसके बीच में हम ऐड जोड़ेंगे, 1 के बाद 3 के बाद 5 7, मैंने ऐसा करेंगे तो फाइनली मेरा जो आएगा 25 गो आ जाएगा। कितना आएगा? टोटल 50 गो होता है, तो एक गो अल्टरनेट के बाद बोलना है, तब 25 हो जाएगा। मतलब इवन होगा कितना? इवन कितना हो जाएगा? मतलब इवन मतलब सम संख्या 25 को हो जाएगा, विषम संख्या भी 25 को हो जाएगा, ठीक है। यानी n का मान 25 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 25 विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल जो होता है, मैंने विषम संख्या 25 हो गया ना, इसका जो योगफल होता है क्या होता है? योगफल जो होता है वो निकालने के लिए कुछ नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट बैठाइए कि एन स्क्वायर के बराबर होता है। किसका? एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो 25 एन के मान है, तो 25 का स्क्वायर जो करेंगे वो मेरा आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है 625? तो देखिए 625 ऑप्शन नंबर बी में हो गया ना। यानी 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो योगफल होता है 625 के बराबर होता है, ठीक है। उतना लिखने की आवश्यकता नहीं कि 3 5 7 9 11 है ना 13, उस तरह से नहीं, बल्कि डायरेक्ट या अथी मतलब वैसा कंसेप्ट याद रखिए कि डायरेक्ट मैंने अगर इवन मतलब सम 25 हुआ तो विषम भी 25 होगा, तो एन के मान 25, योगफल जो होता है विषम संख्याओं का एन स्क्वायर के बराबर होता है, तो एन के मान 25 से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB के मान जो दिया हुआ है 6√3 है सेंटीमीटर, AC का मान 12 सेंटीमीटर और BC का मान 6 सेंटीमीटर है, तो कौन B का मान पूछा है? किसका? कौन B का मान पूछा है? तो क्या करेंगे, इसको हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले नीचे बनाते हैं यहाँ पास, तो आइए फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, इसलिए पहले छोड़िए हटाइए, पहले फिगर नहीं बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग को हम 1 मिनट यहाँ आइए, सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है वैसे निकालते हैं। AB का मान दिया हुआ 6√3 याद रखिए, AC का मान दिया हुआ 12 और BC का मान दिया है 6, ठीक है। अब यहाँ से हम जांच करेंगे कि त्रिभुज में ज़्यादातर जानते हैं कि पाइथागोरस का ही ट्रिक लगता है, तो पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाएंगे। किसका? पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ना, सबसे पहले पाइथागोरस का ऐसे फिगर बना के देख लेते हैं, अगर हो जाएगा सही तो सही है। तो ए मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, सॉरी इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है। इसको साइड करते हैं, 1 मिनट इधर रहो तुम। चलिए आगे चलते हैं। अब AB का मान दिया हुआ है कि 6√3, तो लिख दीजिए, कलर चेंज कर देते हैं, तो लिख देते हैं 6√3, ठीक है। और BC का मान भी दिया हुआ है, हाँ 6 दे लेते, 6 लिख दीजिए, सेंटीमीटर में सब है। और AC का मान दिया हुआ है 12। तब हम जानते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है मतलब बढ़का, यानी AC का स्क्वायर जो होगा AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो आइए क्या बोले कि AC इज इक्वल टू जो होगा, AC स्क्वायर बराबर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सही मानेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले AC स्क्वायर कितना है, कलर को चेंज करते हैं। तो AC स्क्वायर 12 है, तो 12 के स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू AB कितना है, AB है तो 6√3 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब BC कितना है, तो 6 के स्क्वायर करेंगे, 6 है ना। अब 12 के करेंगे स्क्वायर तो 144, और 6√3 से 6 36 दिया, कितना हो जाएगा 36 दिया, 36 दिया, है ना। चलिए देखिए, 18 8 हाथ 1 9 1 10 108 है ना, एकदम आप लोग के सामने करेंगे, कितना हुआ 108, और ये क्या हो गया, तो 6 6 36 हो गया। देखिए यानी ये हो गया 144 इज इक्वल टू 144, दोनों इक्वल हो गया ना, दोनों इक्वल हो गया। यानी क्या, पाइथागोरस प्रमेय का जो थ्योरम है वह सटीक बैठ रहा है। तब जब सटीक बैठ रहा है तब जो B का जो मान होगा, B मान पूछ रहा है ना, B का मान क्या हुआ, तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। AC इसके अनुसार AC क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये BC क्या होगा, आधार हो गया, और AB क्या होगा, लंब हो गया। उसके अनुसार पाइथागोरस प्रमेय का हमको ट्रिक यहाँ लग रहा है, इसके अनुसार जो B का मान होगा, एंगल B का मान होगा 190 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कहाँ है 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर C में होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है
कि एक पुस्तक की प्रतियाँ अच्छा प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची गई। अच्छा, जिसमें 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर आए। पापा आएगा क्वेश्चन में नहीं है महाराज, है 1 मिनट। हाँ, लाभ प्राप्त हुआ। एक प्रति की लागत, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कहाँ गया भाई, ढेर दूर है, छोड़िए जाने दीजिए, क्वेश्चन से मतलब रखिए, ऊपर नीचे क्वेश्चन बढ़ा के देखना पड़ेगा। बोला एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची गई। अच्छा, 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची गई, जिसमें 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, तीनों के बराबर लागत प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। एक प्रति की लागत कीमत कितना होगा, एक का लागत कीमत कितना होगा, वही हम लोग को निकालना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, क्या है कि लाभ बोल रहा है ना कि लाभ कितना होता है, तो लाभ सॉरी एओ का पूछा, एओ का लागत कितना है कॉपिया का, तो हम लाभ प्राप्त हुआ है उसी पर निकाल लेंगे, है ना, कि लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है, प्रॉफिट यानी लाभ इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य, है ना। सिंपल फॉर्मूला। देखिए आप लोगों का कुछ बड़ा बड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है, कि सी आई पूछ दिया बड़ा बड़ा नहीं, सिंपल पूछेगा। 1 मिनट सॉरी, विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य का ये क्रय मूल्य का ही है ना, क्रय मूल्य के बराबर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य कितना मान लीजिए, लाभ हुआ 3 के बराबर माने कोई प्रति एक वाई मान लीजिए, ठीक है, कुछ एक भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो बेचे कितना में, तो 1800 में, ठीक है। और लागत मूल्य कितना था, तो 12 के ना, तो 12 और प्रति का 1, तो 12 वाई हो गया, ठीक है, वाई या एक्स कुछ भी मान सकते, कोई जरूरी नहीं है। अब क्या होगा, 12 चला जाएगा 3y के साथ, तो 3 माइनस में ही जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 15y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800, ठीक है। अब काटेंगे 5 से, सॉरी 15 ना, हाँ, तो y का मान जब काटेंगे तो आ जाएगा 120 आएगा, है ना, कितना, इस से 15 से 1800 काटेगा तो 120 के बराबर हो जाएगा, कितना 120 के, माने y प्रति कॉपिया का जो मतलब लागत हुआ वह 120 रुपया के बराबर हुआ। तो देखिए 120 कहाँ है, तो आइए देखते हैं, 120 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। बोल रहा है कि एक लकड़ी का बॉक्स, ठीक है, कितना है, एक लकड़ी का बॉक्स 110 सेंटीमीटर इंटू गुने 90 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर आकार का है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर लंबे, कितना 15 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे पैकेट उसमें रखे जाने हैं। अच्छा, बॉक्स में कितने पैकेट, देखिए एक जानते हैं आप लोग 10th में पढ़े हैं, ऐसा है ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग 10th में बहुत पढ़े हैं ना, कि मतलब कि इसका कितना रखा जाएगा, मैंने उसका जो आयतन निकलेगा, जो बड़का के, है ना, बड़का के घनाभ के मैंने बड़का बक्सा के आयतन और छोटका डिबिया के आयतन के क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, और मेरा फाइनली जो था वो आंसर आ जाता था, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे, किस तरह से दिक्कत नहीं हो। तो पैकेट की संख्या वही ना, बोल कितने पैकेट होंगे, पैकेट छोटके ना होता भाई, तो पैकेट की संख्या क्या होता, पैकेट की संख्या निकालते हैं, पैकेट की संख्या, तो बड़का घनाभ यानी बक्सा के आयतन, तो एल गुने बी, घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच, तो एल कितना है, तो 110, ठीक है, सब गुना करेंगे 90 गुने 40, अब बटा छोटका है ना, छोटका डिबिया रखना है उसमें, तो 22 है, 15 है, 6 है, तो 22 गुने 15 गुने 6 कर देना है। अब कुछ ना, इसको काट पीट के आंसर लाना है, तो काटिए, कैसे कटेगा, तो 22 5 72 से 5 आ गया, ठीक है। अब 5 3 15 3 आ गया, ठीक है। अब कटेगा, हाँ, तो 3 अच्छा 3 18, ये हो गया 18 5 90, 5 आ गया, है ना। अब देखिए 5 आ गया यहाँ, अब क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा कुछ पैकेट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 गुने कितना, 5 गुने 40, तो जानते हैं हो जाएगा कि 40 5 200, मतलब कितना पैकेट की संख्या हटेगा, तो 200 हटेगा, कितना 200, कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आप लोग 10th में ऐसा एकदम भर के बनाया है, कोई दिक्कत, मेंसुरेशन में क्षेत्र मिति में बनाया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया 34 में। बोल रहा है कि 0.4 इंटू 0.4 प्लस इतना का लगभग मान क्या होगा। देखिए क्या किया है, गुना, ये दोनों को क्या किया है, गुना किया है, प्लस किया है, फिर गुना करके और प्लस कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग आसान से निकाल लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखिए 0.4 और 0 इंटू, इसको पहले 0.4 इंटू 0.4 मान चर्चा को 16 और 2 पॉइंट के बाद
दशमलव बैठेगा तो 0.16 आएगा, 0.16 आ जाएगा, है ना। देखिए 1 4 1 4 तो 1 1 2 1 1 2 के पास पॉइंट आ गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर 0.04 इंटू 0.04, इसको हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा 0016 के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए 0 4 फिर 0 4 मतलब कि 4 गो डिजिट आ गया, 4 अंक आ गया, तो 4 अंक पीछे से ऐड गिनेंगे और पॉइंट बैठाएंगे तो 1 2 3 4 गो आ गया, उसके बाद पॉइंट 0 आ गया। अब क्या करें, प्लस 0.04 फिर क्या होगा 0.04 फिर ऐड करेंगे, ठीक है। अब तीनों क्या करना, ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, तो आ गया लगभग 4 6 4 6 4 10, नहीं ये अलग है ना, तो यानी क्या होगा 6 दो पर है, ये भी 2 गो है तो 2 गो लिख लेंगे तो 16 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 और क्या 1 है, 1 1 2 है ना, यानी कि 6 4 10 और 11, यानी कि कितना आ जाएगा लगभग 0 6 4 10, है ना। ये 4 ये 6 पर तो 4 6 10 हो गया, ये 1 नहीं है, पॉइंट नहीं ऐसे है, क्या होगा 4 6 10 यानी 0 आ गया। उसके बाद 1 10 में एक कैरी बचा तो 1 और 1 2, कितना आ गया 2 और 0 पॉइंट के बाद 0, यानी कि 0.216 है ना, 0.2016 लगभग आ जाए, अप्रोक्स इतना आएगा, है ना। अप्रोक्स 0.2016 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2016 है, 2016 नहीं है, बी नंबर मारिए, कितना 20 है ना, 16 आगे नहीं मिला था, 2006 मानिए 20 सॉरी, यानी कि लगभग इसको क्या लिख सकते हैं तो 0.20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग इतना मान हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या 30 से कम है, इसके अंकों का योगफल 7 है और इसका क्या बोला गुणनफल जो है 10 है। अब संख्या निकालना है, क्या बोल निकालना है, तो इसका संख्या निकालना है, तो आइए निकालते हैं। 2 अंकों की संख्या 30 है, 30 से कम है, अच्छा 30 से कम बोल रहा है, क्या बोला, तो पहली अंकों की संख्या इकाई अंक मान लीजिए 10 और दहाई अंक y मान लीजिए। अब क्या बोला कि अंकों का योगफल मतलब x प्लस वाई, क्या बोला x प्लस वाई का जो मान है वो 7 के बराबर है, और गुणनफल जो है इक्वेशन मान लीजिए 1 या 1 मान लीजिए, हटाइए ना। चलिए अब गुणनफल यानी x इंटू वाई का जो मान है कितना के बराबर है, तो 10 के बराबर है, तो 10 लिख दीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं, x का मान किसी में रख दीजिए, आ जाएगा आसानी से। तो x का मान कितना, यहाँ x का मान लीजिए रखते हैं, यहाँ x का मान रखते हैं, x का मान यहाँ निकालना चाहें तो 7 माइनस वाई हो जाएगा, तो लिख दीजिए कि 7 माइनस वाई, एक मिनट, हाँ 7 माइनस वाई इज इक्वल इंटू वाई, देखिए हो जाएगा ना, इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 10 है तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। और वाई में से वाई गुना करेंगे तो पहले 7y तो 7y माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 लिख देंगे, ठीक है। इसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेंगे इसको, तो जैसे करते हैं इक्वेशन हो गया है ना, समीकरण एक तरह का हो गया, तो समीकरण कैसे फाइंड करते हैं, तो गुना जोड़ने या घटाने पर दूसरा पद और गुना करने पर तीसरा पद प्राप्त होगा, तब 5 दूनी 7 5 2 7 5 दूनी 10, तो 5 और देखिए यहाँ से सिंपल है, 5 और 2 हो जाएगा, तो 5 कोचिंग हो जाएगा, 5 माइनस में और 2 भी क्या होगा 2 भी माइनस में हो जाएगा, तो y का मान एक -5 एक -2 आ गया, ठीक है। रख लीजिए एक -5 एक -2, इसको हटाएं, छोड़ दीजिए 1 मिनट, y का मान आ गया -5 या -2। अब क्या करेंगे कि अब पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, कैसे करेंगे कि x का मान रख दीजिए -5 या -2, और जब -5 रखेंगे -5 मान लीजिए x का मान रखते हैं, 1 मिनट कलर चेंज करके बताते हैं नजर आएगा, मतलब x का मान क्या रखते हैं यहाँ पास, देखिए एक यहाँ पास रखेंगे -5 तो y का मान क्या आ जाएगा तो -2 आ जाएगा, सॉरी y ना है, y के मान रखेंगे कितना -5, तो x का मान क्या आ जाएगा तो 5 दूनी 10 यानी -2 आ जाएगा, और y का मान अगर 2 रखेंगे -2 तो x का मान -5 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब x का मान 5 लीजिएगा तो y का मान 2 लेना है, अगर y का मान 5 लीजिएगा तो x का मान -2 लेना है। तो फाइनली बोल रहा है कि अंक क्या हो जाएगा, तो क्या बोला है, एक और चीज़ बोला है 2 अंकों की संख्या 30 से कम होना चाहिए, तो 30 से कम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक फॉर्मूला यहाँ रखते हैं, तो एक जानते हैं कि 10x प्लस वाई होता है, क्या होता है 10x प्लस वाई। अब देखिए
संख्या ही ना होता बनता है ना। इकाई अंक वाई एक्स और जहाँ अंक वाई मान लेते हैं तो 10x + y बनता है। तो 10 में x अगर 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50 और -2 माने 48 हो जाएगा। तो क्या बोला 30 से कम हमको बोल रहा है, तो x का मान हमको कितना लेना पड़ेगा, तो -2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x का मान -2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। ठीक है, कितना -20 और y का मान -5 है तो y का मान -5 लिख लेंगे। कितना आ गया, तो 20 और -5 माने -25 आ गया। माने कि इसको 25 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ समझ गए ना, चलिए। अच्छा सॉरी यार, 1 मिनट, माइनस वाला नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, सब प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा मिस्टेक। चलिए, यानी 25 प्लस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, जहाँ जहाँ माइनस किया वहाँ प्लस प्लस होगा, यानी कि 25 आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि एक पिता की आयु अपनी बेटी की आयु के 5 गुनी है। किसका, एक पिता की आयु अपनी बेटी की आयु के 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले यह गुनी जो है 9 गुनी थी, 9 गुना था, है ना। पिता की, अब क्या पूछा है, वर्तमान आयु कितना होगा। किसका, पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वही निकालना है। चलिए आगे चलते हैं कि पिता की वर्तमान आयु, चलिए लिखते हैं 1 मिनट, कि पिता की, है ना, पिता की वर्तमान आयु, है ना, पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, तो बेटी का क्या हो जाएगा, तो बेटी की वर्तमान आयु, है ना, y/5 हो जाएगा, y/5 हो जाएगा, या x कुछ भी मान सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न से चलते हैं। क्या बोला है कि एक पिता की आयु अपनी बेटी की आयु के 5 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले यह 9 गुनी थी। ठीक है, प्रश्न चलेंगे 5 वर्ष पहले, तो y - 5 वर्ष पहले मान लेते हैं इज इक्वल टू 9 इंटू, इसको भी 5 वर्ष पहले करेंगे तो y/5 -5 5 वर्ष पहले। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रहने देगा ऐसे ही, और 9 को सब में इसके साथ, 1 मिनट, कलर हो गया ना, हाँ चलिए, इसको क्या करेंगे 9 को और y/5 -5, मैंने इतना तो आप कर ही सकते हैं, या इतना सोल्यूशन कर ही सकते हैं। इसका जो मान आएगा y = कितना, तो लगभग 50 वर्ष, है ना, 50 ईयर्स के बराबर हो जाएगा, 50 वर्ष के बराबर आ जाएगा। तो वही ने पूछा कि हम कैसे क्या माने थे कि पिता की वर्तमान आयु y वर्ष, तो अगर y के मान जो मान आ जाता है मेरा, वही जो होगा पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा, यानी 50 वर्ष आया। तो 50 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, 50 वर्ष हो जाएगा, है ना। सिंपल था, आप समझिए, इसको खाली सोल्यूशन आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 37 में बोल रहा है कि एक मिनट, सॉरी, देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 30% की कमी और फिर क्या होता है कि 30% की वृद्धि होती है। अच्छा, शुद्ध परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति के किसी वस्तु खरीदने पर लाभ भी होता है और हानि भी होता है। पहले हानि होता है, पहले फिर लाभ होता है, या तो दोबारा लाभ होता है, या तो दोबारा कमी होता है। उस स्थिति में हम एक फॉर्मूला बैठाते हैं, वो होता है कि a + b + ab/100% होता है, वृद्धि या लॉस, मतलब लाभ या हानि। अब क्या बोला कि लाभ की स्थिति में प्लस लिखना है। ठीक है, देखिए, वृद्धि हुआ तो प्लस लिखना है और कमी हुआ तो माइनस लिखना है। मतलब एक मान प्लस कमी रखिए या तो वृद्धि रखिए, अगर कमी हो रहा है तो माइनस, वृद्धि हो रहा है तो प्लस। याद रखिए क्या हो रहा है, कमी, तो कमी है तो -30। ठीक है, और प्लस वृद्धि हो रहा था प्लस में, प्लस कितना वृद्धि हो रहा था 30। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस AB, तो A × B गुना करना है, मैंने 30 × 30, अगर माइनस में है तो पहले माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस में है तो पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर रहने दीजिए, -30 लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब बाय 100% तो 100 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 0 से चला जाएगा, 2 0 खत्म। अब क्या आया मेरा, तो -30, यहाँ +30, और क्या आया, प्लस माइनस होगा, अब 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9। अब जहाँ प्लस है वहाँ प्लस कीजिए, माइनस है वहाँ माइनस कीजिए। ठीक है, तो 30 में से क्या, 30 और 9 39, मतलब +30 में से -39 घट जाएगा, तो क्या आएगा, अब 30 में से 39 तो घटेगा नहीं, तो माइनस में आ गया,
तो कितना माइनस में 9% आ गया। अब बताए थे कि कमी अगर होगा तो माइनस में होगा, अब वृद्धि जब होगा तब प्लस में होगा। तो क्या आ गया, माइनस में आ गया, किस में आ गया, तो माइनस में आ गया। यानी क्या हो रहा है, तो कमी हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। 9% कमी दिया है, आंसर कहूँ तो हाँ 9% कमी, ऑप्शन नंबर सी में। आंसर में नहीं देगा कि -9%, सिर्फ कमी और वृद्धि देगा। कमी है तो समझ जाइए, माइनस में आया तो हाँ कमी है, यानी कि 9% कमी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त का क्रम से 16 और 672 है। यदि एक संख्या इतना है, तो हम लोग जानते हैं 10th में पढ़े थे कि लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो लसा गुने मसा यानी 16 गुने 672, यानी लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या दिया हुआ है 112, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो मान लीजिए y। ठीक है, अब क्या करना है, इससे ही कट जाएगा, कितना में 100 में 6 से तो 600, 12 छक 72, मतलब 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान जो आया 16 छक 96 के बराबर हो जाएगा। मतलब पहली संख्या तो दिया हुआ है 112 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 96 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में, एक धनराशि 2 वर्ष में 1800 रुपया तथा 4 वर्ष में 2529 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमको क्या निकालना है, दर का मान निकालना है। तो चलिए आइए दर का मान निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज R%, माने आर का मान निकालना है, आर कितना परसेंट हो जाएगा, है ना, आर का मान निकालना है। चलिए आइए चलते हैं। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि बराबर P इंटू 1 + R/100 के पावर टाइम इंटू P होता है। ठीक है, तो हम उसी तरह से निकालेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए 1800, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यानी 1800 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100। तो P का मान तो है नहीं, तो P को P रहने दीजिए, इंटू 1 + R/100, R का मान भी नहीं है, R का मान है नहीं, इंटू 100 के पावर टाइम कितना बरस है, तो 2 बरस, तो 2 लिख दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज है ना यहाँ। चलिए आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा। और दूसरा में दिया हुआ है कि 2592 है, तो दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2592, सॉरी एक मिनट, 2592 ये पहला है ना, ये पहला है। 2592 इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100, और टाइम इसमें कितना दिया हुआ था, तो 4 बरस, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक मिनट। तो आइए आगे क्या करना है इसमें कि कुछ नहीं, आर निकालने के लिए क्या करना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज 1 है पहला ही है, एक मिनट कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा, मान चक्रवृद्धि पहला ही है, दूसरा ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करना था कि आर के मान निकालना था, दोनों को क्या करना, डिवाइड कर देना है। क्या करना है कि डिवाइड करना है, इसको सेकंड मान लीजिए, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना है ना, इसको मतलब इसको से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 2592 ऊपर चल जाएगा, मान लीजिए ये मान लेते हैं इसी को हो गया, तो नीचे वाला ऊपर करना है, ऊपर वाला को नीचे करके डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जो मान आएगा वो आ जाएगा, देखिए 4 है, ये 2 है, मतलब कि एक नीचे आ जाएगा, है ना, मतलब कहें कि मतलब 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा, यानी कि क्या करें, इसको लिख ही देते हैं ना, लिख दें, एक मिनट, हाँ इसको लिख देते हैं, यानी कि इसको काटेंगे ना, 2592 1800 काटेंगे तो आ जाएगा लगभग 3600, क्या था ना, 36/25 हज़ार, कितना 36/25, 36 इसको काटे हैं, अब 25 1800 काटे हैं, इतना इक्वल टू हो जाएगा 1 + R/100 के पावर। अब 4 में देखिए, इसको ऊपर रखना, ऊपरला के नीचे रखना, माने 2 के ऊपर 1 के नीचे। अब R का मान 4 में से 2 जाएगा, तो डिवाइड में क्या करते हैं, पावर क्या होता है, घटता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 को क्या करना है, स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, मान लीजिए इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट में करेंगे, रूट में करने के बाद 6/5 आ जाएगा, है ना। एक मिनट याद रखिए, 6/5 1 + R/100, है ना, देखिए 6/5 इन इक्वल टू 1 + R/100 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, या तो वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, यानी आर का मान अब एलसीएम ले लेके कर सकते हैं, यानी अब यहाँ से आर का मान जो है R/100 का जो मान आ जाएगा
देखिए रहने दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 6/5 माइनस 1/1 लीजिए, तो 6 में से 5 जगह तक कितना बचेगा, तो 6 में से 5 जगह तो 1, तो 1/5 यानी R/100 का जो मान होगा वह 1/5 के बराबर है। इसको क्या करना है, कर दीजिए, तो कितना आएगा 20/100, यानी R का मान जो आया मेरा कितना आया 20% आ गया। कितना आ गया, R का मान कितना आ गया, तो 20% आ गया। अब देखिए 20% कहाँ है भाई, 20% ऑप्शन नंबर डी में है ना। कितना आसान से आप लोग को समझ गए है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताइए, किसी तरह से भी प्रॉब्लम होता है तो ठीक है। 39 हो गया। आगे चलते हैं, 40 नंबर में बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी है। अच्छा भाई 2 रेलगाड़ी है, क्या कर रहा है, 2 रेलगाड़ी है, 1 मिनट इसको नीचे करते हैं सबसे अच्छा है ना। 2 रेलगाड़ी है जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 226 मीटर और 114 मीटर है। अच्छा, विपरीत दिशा में दौड़ रही है। विपरीत दिशा में समझ रहे हैं, एक आ रहा है इधर से गया तरफ से, एक जा रहा है पटना तरफ से, मतलब एक उल्टी तरह से, माने एक बायां से उधर से आ रहा है, एक वो इधर से जा रहा है, मतलब एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा था ना, विपरीत हुआ जी है ना। अगर एक साथ रहता तो दोनों समान चलता है ना। तो कितना चलता, पहला है 126 मीटर की लंबाई, एक है 114 मीटर है, विपरीत दिशा में दौड़ रही है। अच्छा, एक की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा की गति क्या है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने से कितने समय में वे एक दूसरे को पार यानी क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करना निकालना है, तो सबसे पहले रेलगाड़ी की जो दूरियां हैं, लंबाइयां हैं, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब ना दोनों आ रहा है एक साथ, मतलब एक विपरीत दिशा से आ रहा है तो उसको पहले लंबाई को ऐड करेंगे, तो टोटल लंबाई जो हो जाएगा दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, कितना 126 और प्लस 114, कितना आ जाएगा 126 प्लस 114 यानी 240 आ जाएगा। चलो 240 मीटर में क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, 30 किलोमीटर, देखिए ये रफ्तार से आ रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यार 42 किलोमीटर, तो दोनों का ऐड ना हो रहा भाई, दोनों साथ एकदम, मतलब कि दोनों नज़दीक आने के लिए क्या करें, दोनों को ऐड ना करेंगे, तो दोनों को ऐड कीजिए। कितना है, अब क्या है वेलोसिटी, मतलब वेग को ये कहिए या चाल कहिए, चाल को क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है 42 किलोमीटर, प्लस करेंगे, प्लस है प्लस 42 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 30 40 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम एक जानते हैं फॉर्मूला कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भागा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कुछ करते हैं 5/18 से चेंज करते हैं। अब कहे सर जी मीटर प्रति सेकंड में काहे चेंज कर रहे हैं, तो भाई डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कोची में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। अगर किलोमीटर में रहता तो किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया है, तो कोई दिक्कत ना, वही रहने देते, लेकिन मीटर में आया है कोची डिस्टेंस लंबाई, तो हम चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देंगे। और आंसर भी हालांकि दे रहा है सेकंड में ही, तो मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा तब ना सही होगा। तो हाँ, तो किलोमीटर 72 किलोमीटर आया है, इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो गुना करते हैं 5/18 से। अब काट दिए 18 चौके 72, 4 आया, ठीक, तो ऊपर 4 आएगा, नीचे नहीं, ऊपर है, तो 5 चौके 20, कितना आया 20 मीटर प्रति सेकेंड जो आया वो चाल आ गया। अब क्या हमको निकालने के लिए बोला है, तो कितने समय में, समय बोला है, तो हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं भाई, हम ही नहीं आप भी जानते हैं कि डिस्टेंस दूरी, सॉरी 1 मिनट, वेलोसिटी है ना, चाल, वेलोसिटी चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम। अब टाइम निकालने के बोला तो टाइम ऊपर चला जाता, तो क्या हो जाए डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना था 240 मीटर, अब वेलोसिटी कितना से, तो 20 से। अब कर दीजिए 0 से 0, अब 12 दूनी 24, कितना आ गया 12, मतलब टाइम जो आ गया मेरा वो 12 सेकंड के बराबर आ गया। कितना 12 सेकंड, कितना 12 सेकंड आया, 12 सेकंड आया, कहाँ आया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में है 12 सेकंड, सही हो गया बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, 40 हो गया। तो आपका अगला सब्जेक्ट हिंदी है, तो चलते हैं हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन में। बोला कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है, कुशाग्र मतलब क्या होता है, तेज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है परिणाम बोधक, ऑप्शन बी है सर्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक। यहाँ क्या बोल रहा है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र मतलब क्या होता है, तेज विद्यार्थी है, तो उसका क्या बता रहा है, तेज उसका गुण बता रहा है, इसलिए यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं,
आगे आपका 42 का क्वेश्चन है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो गया। ये मुहावरा दिया हुआ है कि छक्का पंजा करना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ओछी हरकत से कार्य करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। आगे चलते हैं आगे आपका 43वां क्वेश्चन है कि पाहुना, पाहुना का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या हो जाएगा पाहुना का। ऑप्शन ए में दिया है कृषक, ऑप्शन बी है जम्बूक, ऑप्शन सी है आगंतुक एंड ऑप्शन डी है आदित्य। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या हो गया आगंतुक। इसके अलावा और अतिथि भी बोल सकते हैं, क्या अतिथि बोल सकते हैं। पाहुना को अतिथि एंड आगंतुक कहा जाता है। आगे चलते हैं आगे आपका 44वां क्वेश्चन है कि जड़ का विलोम होता है, जड़ का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी विद्वान एंड ऑप्शन डी चेतन। तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा चेतन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय पहले कहते कैसे हैं, तो जो शब्द किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करके उसे क्या बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। तो कहावत में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो 45 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कौन तो अवध, कहावत में अवध प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलते हैं आगे आपका 46वां क्वेश्चन है कि प्रत्याशा में उपसर्ग है, प्रत्याशा उपसर्ग किसे बोला जाता है। जो किसी शब्द के पहले लाकर उस शब्द का अर्थ प्रकट कर दे उसे उपसर्ग बोला जाता है। तो 46 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात प्राति जोड़ आशा, प्रत्याशा। इसलिए प्रत्याशा में उपसर्ग कौन हो जाएगा तो प्राति हो जाएगा, और प्रत्यय कौन हो जाएगा इसमें तो आशा, प्रत्यय हो जाएगा कौन तो आशा प्रत्यय हो जाएगा। चलते हैं आगे आपका 47वां क्वेश्चन बोल रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, मतलब ये चारों में शुद्ध दिया गया कवियत्री है इसमें, फिर बी में भी कवियत्री इस तरह से है, सी में है इस तरह से और डी में है इस तरह से। तो 47 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा कवियत्री, ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थात कौन कवयित्री, इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध शब्द। आगे चलते हैं आगे आपका 48 का क्वेश्चन है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कौन तो अनु जोड़ एसन, अनु प्लस एसन अन्वेषण, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बोला कि भरपेट में कौन सा समास होगा, भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा। ऑप्शन ए में है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास एंड ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कौन तो अव्ययी भाव समास, भरपेट में अव्ययी भाव समास होगा। आगे चलते हैं अगला बोल रहा है कि उद्धत का विलोम है, उद्धत का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में है सौंख्य है, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी उत्तम एंड ऑप्शन डी कोमल। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कौन तो विनीत। उद्धत का विलोम क्या होगा, उद्धत का मतलब उल्टा क्या होता है तो उद्धत का उल्टा होता है विनीत होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक वाक्य को चिन्हित करें, मतलब कि विस्मयादि बोधक वाक्य को पहचान करना है। ये चार को ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में से विस्मयादि बोधक को पहचान करना है। तो इसमें से विस्मयादि बोधक हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की, ये क्या है तो विस्मयादि बोधक वाक्य है। आगे चलते हैं अगला आपका बोला क्वेश्चन कि निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए। आगे है देखते हैं ऑप्शन, इस चार को ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से श्रवण कौशल को क्या करना है चिन्हित करना है। कितना क्वेश्चन है 52 का क्वेश्चन है। तो 52 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थात क्या उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन ऑप्शन ए में क्या है वक्ता के मनोभावों को समझने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी में है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना एंड ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि शब्दों मुहावरों कहावतों एवं उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझाना, मतलब इन चारों में से चारों सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आगे आपका 53 का क्वेश्चन है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोकोक्तियां बोल रहा है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया क्या कि ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, ऑप्शन बी में दिया है कि राशि तोड़कर पीछे भाग जाना एंड ऑप्शन सी में दिया है कि किसी के आगे पीछे ना होना और ऑप्शन डी में दिया है कि किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात किसी तरह की जिम्मेदारी
ना होना, उसे कहावत के रूप में कहा क्या कहा जाता है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब किसी तरह का उसके पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, मनमौजी है अपने आप को। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए, मतलब 4 को दिया हो, इसमें देशज कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए में दिया क्या, भाषा, बी में गाड़गड़, ऑप्शन सी में अमीर एंड ऑप्शन डी में औलाद। तो इसमें से देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कौन, तो गाड़गड़ हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अरबी और फारसी दोनों शब्द के प्रयोग किया गया है। इन चारों में से कौन, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, आ स्थिर दल है, ऑप्शन बी में दिया है विसंगति, ऑप्शन सी में बदनाम एंड ऑप्शन डी में दुष्कर्म दिया हुआ। मतलब चारों में से अरबी फारसी कौन शब्द में प्रयोग हुआ है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो बदनाम। बदनाम में अरबी और फारसी शब्द दोनों का प्रयोग हुआ है। चलिए आइए देखते हैं अब इंग्लिश के सेशन में क्या क्या पूछा है। तो आइए 2022 में जो पूछा है, 2022 में जो पूछा है इंग्लिश का सेशन में, इंग्लिश का चैप्टर, मतलब इंग्लिश से जो पूछा है क्वेश्चन वो हम आप लोगों के सामने चले लाते हैं। क्या है, तो पहला में है दिया हुआ 56 से 57 में क्या है कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स भरना छोड़िए ना, उतना पढ़ने से आवश्यकता नहीं है, इंडिकेट बेचारा कर दिया ना कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। क्या है, थ्रो ए स्टोन डैश द फायर्स डॉग, मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी डॉग पर, है ना, पत्थर फेंकने की बात यहाँ कर रहा है ना। थ्रो ए स्टोन में एक पत्थर फेंको, फायर्स डॉग मतलब, फायर्स मतलब हो तो कह सकते हैं एक वफादार कुत्ता का, भयंकर कुत्ता का ही, हटाइए, ठीक है। थ्रो ए स्टोन फेंकना है किस पर, तो भयंकर कुत्ता पर। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें एट आएगा, अपॉन आएगा, ऑन आएगा या एबव आएगा, है ना, उस पर फेंकना है, ठीक है ना, कि उस पर रखना है, फेंकने, यानी कि इसमें एट आ जाएगा, एट द फायर्स डॉग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 56 हो गया, 57 में आते हैं। थ्रो, देखिए अब ऐसे भी थ्रो के बाद एट ही आता है ना, कि थ्रो के बाद ऑन आएगा, थ्रो लगा हुआ तो थ्रो के बाद एट ही आएगा, यानी थ्रो ए स्टोन एट द फायर्स डॉग, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि वेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट, ठीक है। यहाँ वर्क में जो स्ट्रक्चर जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जैसे पहला में क्या लगा हुआ, वेन लगा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल क्या है, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस। तो स्पष्ट है कि अभी जो होगा वो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, किसका, पास्ट परफेक्ट का होगा यहाँ पास। तो इसमें पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, सबको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हमेशा क्या आएगा, तो इसमें हेड प्लस अराइव्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हेड अराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 57 हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। चलिए आइए चलते हैं 58 में। देखिए यहाँ बोल रहा है द रीडेवलप, है ना, रीडेवलप प्रोजेक्ट इन एम्ड ए, मतलब क्या रहा, ईरर इसमें खोजना है, क्या खोजना, ईरर। देखिए मतलब 58 और 59 में जो है, 58-59 में ईरर चूज करना है। देखिए यहाँ ईरर, ठीक है, उतना पढ़ने से मतलब नहीं। देखिए सिंपल ईरर किस में ढूंढना, इसमें कि ए में ईरर है, बी में, सी में या डी में ईरर है, उसके बाद है ईरर ढूंढना है, मतलब कि। चलिए आइए चलते हैं, ईरर ढूंढते हैं हम लोग। तो देखते हैं, पहला लिखा है कि द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड, पूरा पढ़ लेते हैं, ये वाला हो गया। बी में है कि नो जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस, बी में हो गया। सी में है बट आल्सो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मेजर मुंबई लोकलिस्ट से, सी में हो गया। डी में है, इसमें नो ईरर है, ठीक है। तो 58 को आप लोग देखिए, सब तो सही है नजर आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए बट आल्सो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मेजर मुंबई लोका सिटी, नोट ओनली जहाँ है उसके जगह क्या होगा, नोट ओनली के जगह और उसके साथ ईरर आता है, कंजक्शन आता है बट आल्सो, नोट ओनली बट आल्सो। यहाँ देखिए नोट ओनली बट आल्सो, मतलब इससे पहले नोट ओनली आना चाहिए, नोट ओनली आना चाहिए, नोट ओनली, उसके बाद बट आल्सो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मेजर मुंबई लोका सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी में ईरर हमको लुक रहा है, ठीक है। मतलब क्या, बट आल्सो के पहले नोट ओनली आना चाहिए, कब, मतलब इसी का दोनों का पेयर कंजक्शन है, ठीक है, ठीक है। मतलब बट आल्सो का क्या आना चाहिए, नोट ओनली, ठीक है। क्या आना चाहिए, नोट, सॉरी एक मिनट, यहाँ पास नोट ओनली आना चाहिए, नोट ओनली है। चलिए आगे चलते हैं।
59 नंबर में, इसमें भी इधर ही ढूंढना है। लिखा हुआ है कि वन शुड रिस्पेक्ट, ए में है, बी में है कि द रिलीजियस ऑफ द अदर्स, सी में है एज मच एज हिज ओवन, सी में है, सी में हो गया, डी में है नो इरर। ठीक है, इसमें पोसेसिव केस वंस का उपयोग होना चाहिए, जो ओवन का हुआ है ना, ओवन का, ये सब सही है, ये सब सही है। मतलब सी में देखिए एज मच एज इज ओवन नहीं बल्कि वंस होना चाहिए, ONES। ठीक है, वंस, वन का प्रयोग नहीं बल्कि वन ओन्स का प्रयोग होगा। ठीक है, कहे यहाँ पोसेसिव केस का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, एज मच एज हिज ओवन नहीं, हिज ओवंस अकेला उसी का है ना। चलिए 59 में हो गया, आगे चलते हैं 60 में। 60 बोल रहा है, 60 61 का जो क्वेश्चन है इसमें चूज करना है अपोजिट वर्ड। क्या बोला, अपोजिट वर्ड मतलब इसका उल्टा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही देखना है क्वेश्चन, उतना पढ़ने से मतलब ये पूरा बोल रहा है कि निम्नलिखित नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से उस वर्ड का अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो पहला है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो कंट्रोवर्सी का सबसे पहले अर्थ समझिए। इसका अर्थ जो इसका मतलब होता है विवादास्पद। क्या होता है, विवादास्पद मतलब विवादास्पद। ठीक है, मतलब विवाद से झुलसा हुआ कहिए, जो कहिए विवाद में पड़ा हुआ। ठीक है, इसका क्या करा, इसका अपोजिट हम लोग को कहा है, तो अपोजिट अगर हम कहें तो अनडिस्प्यूटेड हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनडिस्प्यूटेड। अपोजिट वर्ड बोला। ठीक है, अगर इसका सेम माने साइनोनिम से मतलब समानार्थक शब्द कहेगा तो ये कह सकता है डिस्प्यूटेड या लिटिगेटेड कह सकते हैं, लेकिन अपोजिट वर्ड कहा इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, अनडिस्प्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोवर्शियल का अपोजिट क्या होगा, अनडिस्प्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका मतलब होता है अविवादास्पद। विवादास्पद का उल्टा अविवादास्पद होता है। ठीक है, ये बाकी यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया 61 में। बोल रहा है आई मोर्टल। आई मोर्टल मतलब क्या होता है, अमरणशील। इसका अपोजिट क्या कह सकते हैं, तो मोर्टल कह सकते हैं, लेकिन हम लोग का ऑप्शन तो मोर्टल कहीं नहीं है नहीं। अमोर्टल का आई मोर्टल, अमरणशील का मोर्टल हो सकता है मरणशील, लेकिन उसके जगह पर और एक आता है वो जो होता है टेम्पररी कह सकते हैं ना। आई मोर्टल अमरणशील का अपोजिट बोला है ना, सॉरी अपोजिट बोला है तो क्या हो जाएगा, डेथली तो होगा नहीं। एक मिनट, क्या पूछा है ऊपर, पॉजिटिव पूछा था ना, अपोजिट पूछा था। हाँ चलिए आइए, मतलब आई मोर्टल अमरणशील का हो जाएगा, एक मिनट, अमरणशील का हो जाएगा टेम्पररी हो जाएगा। ठीक है, अमरणशील का टेम्पररी, अमरणशील मतलब कभी नहीं मरने वाला, और टेम्पररी माने अभी टेम्पररी परमानेंट नहीं है, या टेम्पररी, या तो आई मोर्टल को हम मोर्टल भी कह सकते थे, बट ऑप्शन तो दिया नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टेम्पररी भी हम कह सकते हैं, ये भी अपोजिट वर्ड हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 61 हो गया, 62 में एंटी। अब इसको क्या करना है भाई, पहले देख लीजिए, पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिए क्या करना है। इन द फ्लोइंग इक्वेशन, अच्छा नीचे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन ऑफ द विच एक्सपीरियंस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कि उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मतलब कि एक्सप्रेस मतलब उसके लिए चूज बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि एंटीसिपेट के लिए एक उसी का एक अच्छा, मतलब एक कह सकते हैं ना कि साइनोनिम्स कह सकते हैं, समानार्थक शब्द कह सकते हैं ना, उसके लिए इसके समानार्थक शब्द क्या हो सकता है। दूसरे ओपोजिट मतलब एंटोनिम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा, बेस्ट एक्सपीरियंस, इसी के जैसा मतलब साइनोनिम्स कह सकते हैं ना, माने समानार्थक शब्द कह सकते हैं। इसका एंटीसिपेट का समानार्थक शब्द क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ पहला में क्या, प्रीसपोज, बी में है डाउट, सी में है कंटेम्पलेट, और डी में है असेरट। ठीक है, तो इसको एंटीसिपेट मतलब पहले होता है, सो समझिए क्या होता है। एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान होता है। क्या होता है, पूर्वानुमान, माने पहले से अनुमान लगाया हुआ, पहले ही से अनुमान लगेले है। अब इसका समानार्थक शब्द कह सकते हैं। तो देखिए ऐसा ऐसा कुछ वर्ड देगा ना, अल्टर फल्टर देगा, मतलब आपको लगेगा ना कि कभी पढ़वे नहीं किए हैं, लेकिन हाँ आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज़ को ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। एंटीसिपेट मतलब पहले समझिए कि पूर्वानुमान होता है। प्री मतलब ही पहले ही होता है ना, प्री मैंने पहले, सपोज मैंने मान लेना, सपोज दैट, मैथ में तो बहुत यूज किया है आप लोग, है ना। तो उसी तरह से सपोज मैंने अनुमान हो गया, और प्री मतलब पहले, इसका मतलब ही प्री सपोज मतलब हो गया पूर्वानुमान, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आसानी से। हाँ चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है कि ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का भी समानार्थक शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे ह्यूमिनिटी पढ़े हैं ना आप, ह्यूमिनिटी उसी तरह से होगा। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है उल्टा उसका अपमान, ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान, अपमान। ठीक है,
ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा तो हो जाएगा सम्मान हो जाएगा, लेकिन इसका समानार्थक शब्द ही खोजना है, मतलब अपमान ही खोजना है दूसरे वर्ड में, और क्या कह सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला है इलिमिनेशन, हटाना, इरिटेशन ये भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, लेकिन इसका जो एक्चुअली होगा डिसऑनर होगा। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, उस तरह से डिसऑनर इसका मतलब ही अपमान ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ठीक है। आगे चलते हैं। समझने में कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स, ठीक है, आर गिवन इन ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इन करेक्ट। कह रहा है निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है 4 गो ऑप्शन दिया है ABCD, उसमें से किसी एक जो है करेक्टली स्पेल्ड है, माने उसका जो मीनिंग है एक ही सही है, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले चलते हैं कि सैटेलाइट पूछा है। आप लोग सैटेलाइट तो बहुत लिखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आइए सैटेलाइट का सही यहाँ आंसर चूज करते हैं। तो सैटेलाइट का सही आंसर होगा SATE, क्या होता है SATE और डबल LIT, ठीक है, LIT नहीं, डबल LIT कहाँ है देखिए, SAT डबल LIT, यानी ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला इंटेलिजेंस का खोजना, किसका, इंटेलिजेंस का खोज रहे हैं। तो इंटेलिजेंस का सभी जानते हो क्या होता है, IN, ठीक है, TE डबल ए, सॉरी एक मिनट, INTE डबल LI, ठीक है, LIGENC, इंटेलिजेंस कहाँ लिखा हो, INTE डबल LIGENC, यानी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो इंटेलिजेंस, एक सॉरी INTE डबल LIGENC, हाँ ऑप्शन नंबर सी में इंटेलिजेंस का सही हो गया, करेक्ट स्पेल्ड ही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है व्हेन आई फिनिश डैश, मैंने राइट का ही वर्ब लगाना है, V1 आएगा, V2 V3 या V5 आएगा। व्हेन आई फिनिश डैश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू, मतलब कि राइट जो यूज हो रहा है सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट के तरह यूज हो रहा है, किसके तरह, ऑब्जेक्ट के तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पास V4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, V4 आना चाहिए, यानी कि V4 राइट का हो जाएगा राइटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑब्जेक्ट के तरह यूज हो रहा है, अर्थात व्हेन आई फिनिश राइटिंग दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू, है ना। यह जो है मतलब लेटर फिनिश मैंने पूरी तरह से लिखा जाएगा, तो आई विल कम एंड हेल्प यू, आकर तुम्हारा हेल्प करूंगा, ठीक है। 67 में है वी हैव ओनली डैश मिनट टू स्पेयर, मतलब कह रहा है कि हमारे पास वी हैव ओनली, हमारे पास केवल डैश ही मिनट शेष हैं, कुछ ही मिनट शेष हैं, तो कुछ ही मिनट के लिए क्या है, फ्यू मतलब भी कुछ ही होता है, ये लिटिल मतलब लिटिल में शामिल कुछ ही होता है, एक और लिटिल मतलब भी कम ही कुछ ही होता है। तो इसका जो करेक्ट जो फिल इन ब्लैंक्स होगा, कंप्लीट होगा सेंटेंस, वह होगा ए फ्यू आएगा, क्या टाइम के लिए ए फ्यू मिनट्स होगा, कितना ए फ्यू मिनट, मतलब आई हैव ओनली ए फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, मतलब हमारे पास केवल कुछ ही मिनट शेष बचे हैं, ठीक है। 67 का हो गया। आगे चलते हैं। 68 में बोल रहा है कि आई लव्ड टू लिसन टू माई फीलो पैसेंजर, ठीक है, ये हार्डी ओल्ड सोल्जर आई जजेड फ्रॉम दिस एटीट्यूड एंड अटायर, द वर्ड अटायर क्या लिखा हो उसके बाद फोकस नहीं करना है। हमको क्या बोला, अटायर बोला, इन द अबव सेंटेंस मीन्स, मतलब अटायर मतलब क्या होता है उसके बारे में पहले लिखना है, उसके मतलब अटायर मतलब होता क्या, ठीक है। तो अटायर मतलब समझते हैं क्या होता है, पोशाक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अटायर मतलब पोशाक होता है, ठीक है। और उसी की तरह एक और मतलब आप ही का उसी का जैसा मतलब चूज करना है कि अटायर मतलब पोशाक हुआ, और उसी का एक और पोशाक का ही मतलब समानार्थक शब्द और क्या कह सकते हैं अटायर को। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग, ये तो नहीं, ये तो समझदार हो गया। हाइट नहीं होगा, स्पीच नहीं होगा, तो आउटफिट माने बाहर का फिट, बाहर का है ना, आउटफिट इन फिट आउटफिट जानते हैं, तो आउटफिट माने बाहर का ही पहनने वाला कोई वस्त्र है, ये भी इसको ही पोशाक कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अटायर मतलब आउटफिट मतलब पोशाक, इसका मतलब पोशाक होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है कि द एरिया एन एरिया ऑफ लैंड दैट हैज ए पार्टिकुलर टाइप ए ऑफ और अपीयरेंस इज ए डैश, इज ए क्या होगा, मतलब कह रहा है कि भूमि का वह हिस्सा है, द एन एरिया ऑफ लैंड मतलब भूमि का वह क्षेत्र
जिसका एक भाग है ना, दैट हैज ए पार्टिकुलर टाइप, जिसका एक विशेष प्रकार का रूप हो, उसको हम क्या कहते हैं। पहला है लैंडस्केप, दूसरा लैंडमार्क है ना, ए लैंडिंग, लैंड फॉर्म, ये सब तो होगा। लैंडस्केप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, लैंडस्केप, मतलब इसका मतलब हिंदी होता है परिदृश्य, क्या परिदृश्य कह सकते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ द अपीयरेंस ए लैंड, है ना, लैंडस्केप। चलिए आगे चलते हैं। 70 में बीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली, कह रहा है कि नीचे जो लिखा हुआ है कौन जो स्पेल्ट है करेक्ट है 100%। तो इसका देखिए चिकनेरी है, सब तो चिकनेरी लग रहा है, ये भी चिकनेरी चिकनेरी चिकनेरी। चिकनेरी मतलब होता है क्या भाई, तो चिकनरी मतलब होता है झूठा इल्जाम, है ना, मैंने बेचारा कुछ गलत काम करवो नहीं किया है और उसको पर मतलब फांसी का सजा लग गया, मतलब झूठा इल्जाम को लगाता नहीं है, उसी को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं चिकानेरी, झूठा इल्जाम लगाना किसी पर। ठीक है, चिकानेरी का राइट जो होगा स्पेल्ट होगा वो CHI CANERY, CHI CANERY, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकानेरी NERY। ठीक है, समझ गया। आगे चलते हैं, 70 हो गया। समान, अगला सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान, क्या सोशल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन और टोटल का कितना 71 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे। ऑप्शन ए में दिया है बिंदुसार प्रथम, ऑप्शन बी में देवभूमि प्रथम, ऑप्शन सी में स्कंदगुप्त प्रथम एंड ऑप्शन डी में राज प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे, तो इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात किनको, तो राज प्रथम का, राज प्रथम का पुत्र कौन थे, तो राजेंद्र प्रथम। आगे चलते हैं। आगे आपका 72 का क्वेश्चन है कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। क्या बोल रहा है कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, मतलब अनेक धाराओं में बांट जाता है, जिनको डॉट दिया गया है, जिनको कहा जाता है, मतलब उनको क्या कहा जाता है, अनेक धाराओं में बांट जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कौन, तो वितरिका। अनेक धाराओं में बांट जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, वितरिका बोला जाता है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया गया है, मतलब एक साथ प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है निम्न स्तरीय वस्तुएं, ऑप्शन बी में है सामान्य वस्तुएं, ऑप्शन सी है पूरक वस्तुएं एंड ऑप्शन डी है समास्थानापन्न वस्तुएं। तो इसका सही आंसर क्या होगी, ऑप्शन सी, अर्थात पूरक वस्तुएं। तो एक साथ प्रयोग किया जाता है दोनों वस्तुओं को, उन्हें क्या बोला जाता है, पूरक वस्तुएं बोला जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका 74 का क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारियों सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है, मतलब भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन है। तो 74 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कौन, तो पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, डाउट दिया गया है, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का प्रयोग होता है, अंतरण का योग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है चालू खाता, चालू लेखा, ऑप्शन बी में है बचत लेखा, ऑप्शन सी में है पूंजीगत लेखा एंड ऑप्शन डी में है संपादिगत लेखा। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कौन, तो चालू लेखा कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला आपका 76 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए में 71वां, बी में 72वां, ऑप्शन सी में 73वां एंड ऑप्शन डी में 74वां। मतलब कौन सा, क्या बोल रहा है, कौन सा अधिनियम के तहत मतलब कि संविधान पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 73 में, क्या हो रहा है, 73 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे आपका 77वां क्वेश्चन है, डाउट दिया गया है कि बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है लद्दाख, बी में है सतपुड़ा, सी में है अरावली एंड ऑप्शन डी में है विंध्याचल।
तो ऑप्शन इसका सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात लद्दाख। अब यहाँ रिक्त स्थान भर सकते हैं कि लद्दाख बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। कौन है? तो लद्दाख है। आगे चलते हैं। आगे आपका 78 का क्वेश्चन है कि जनरल डायर जो जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी कौन था? तो जनरल डायर। बोला कि किसके द्वारा मारा गया था, मतलब जनरल डायर किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन ए में दिया है हसरत मोहिनी, बी में है बी सावरकर, सी में है उधम सिंह एंड ऑप्शन डी में है जतिन दास। मतलब कि जनरल डायर किनके द्वारा मारा गया था इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात उधम सिंह के द्वारा। जनरल डायर उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। आगे चलते हैं। आगे आपका 79वां क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना में भारत को कहा गया, भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन ए में दिया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन बी में दिया है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। सी में दिया क्या कि लोकतांत्रिक सत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। डी में दिया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो 79 का कितना का था देख लेते हैं। 79 का था ना, तो 79 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में क्या दिया? समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बोला गया था। बोला था कहा कि संविधान के प्रस्तावना में भारत को समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया था। आगे चलते हैं 80 में। आपका 80वां क्वेश्चन है कि संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है धारा कितना 28, फिर धारा 29, धारा 31 एंड धारा 32 दिया गया है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन? धारा 32। धारा 32 के द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या हो रहा है? कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपना मुद्दा उठा सकता है। आगे 81 में कि पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? ऑप्शन ए में साहित्य से, ऑप्शन बी में सामाजिक सेवाएं से, ऑप्शन सी में शास्त्रीय संगीत से एंड डी में राजनीतिक से। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात शास्त्रीय संगीत से क्या संबंध रखते थे? कौन? तो पंडित भीमसेन जोशी। आगे चलते हैं 82 में। 82 में क्वेश्चन बोला कि ओलंपिक में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता? ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? ऑप्शन ए में उसेन बोल्ट ने, बी में है कैटी लेडेकी ने, ऑप्शन बी में है माइकल फेल्प्स ने एंड ऑप्शन डी में है चेन लोंग्स ने। तो 82 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कौन? माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण मतलब क्या होता? सोने का पदक जीता था। आगे चलते हैं 83वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ताओं की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर वह उसी बंडल को खरीद सकें जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था। वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मतलब इसमें हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया क्या कि मांग का नियम, बी में है प्रतिस्थापन प्रभाव, ऑप्शन सी में है चुनाव की समस्या और ऑप्शन डी में है इष्टतम चुनाव। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो प्रतिस्थापन प्रभाव हो जाता है। आगे चलते हैं 84 में। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। दाऊद को नवाब बनाया गया। मतलब कि प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला के मारने के बाद किसको मतलब वहाँ का नवाब बनाया गया? ऑप्शन ए में है मीर जाफर को, बी में है मीर कासिम को, ऑप्शन सी में हैदर अली को एंड ऑप्शन डी में है टीपू सुल्तान को। तो 84 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात मीर जाफर को। मतलब प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार देने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। आगे चलते हैं 85 में। और भारत और के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मतलब भारत और कहाँ के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कौन को? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। आगे चलते हैं 86वां क्वेश्चन बोल रहा है
कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ... योजना का उद्देश्य भारत में सभी राज्यों, क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। तो इसमें ... में क्या भरेगा? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कौन? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या बोला कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य भारत में सभी राज्यों, क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। आगे है, आगे डाउट दिया गया है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण कौन है? ए में है संगुटिका, बी में है सेल, सी में है बलुआ पत्थर और डी में है ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कौन? तो ग्रेनाइट। यहाँ कब रहा है? ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात ग्रेनाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 88 में। 88 में बोल रहा है कि मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं? संरक्षण मतलब क्या होता है? संरक्षण मतलब होता है बचाव। तो मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया क्या कि मलबा बनाना, बी में सर्वोच्च रेखीय रोधिकाएं, सी में है चट्टान बांध और डी में है रक्षक मेखलाएं। तो 88 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात क्या हो गया? रक्षक मेखलाएं। उन्हें कहा जाता है रक्षक मेखलाएं। आगे चलते हैं, आपका अगला 89वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। मतलब कहाँ जा पहुंचे? डाउट दिया गया कहाँ जा पहुंचे। ए में है मद्रास में, बी में है बम्बई में, सी में है सूरत में और डी में है अहमदाबाद में। तो इसका इसमें डाउट में क्या भराएगा? ऑप्शन डी भराएगा, अर्थात कौन? तो अहमदाबाद। मतलब कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। मतलब अहमदाबाद से शुरू किए थे। कौन? सत्याग्रह, मतलब सूती वस्त्र सत्याग्रह चालू किए थे। अगला आपका क्वेश्चन है 90 का कि सार्क कृषि क्षेत्र में सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए में है इस्लामाबाद, बी में है ढाका, सी में है कोलंबो और डी में है काठमांडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा था ढाका। सार्क कृषि केंद्र ढाका में स्थित है। बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।